लेसन नंबर 5। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपको पहले एक बार फिर थोड़ा सा मैं बता दूं उत्प्रेरक के बारे में। ठीक है, आप पढ़े थे, सबको याद भी हो गया होगा। आपसे कोई पूछे उत्प्रेरक किसे कहते हैं तो आप कहेंगे उत्प्रेरक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। एक मिनट रुक जाइए। उत्प्रेरक अगर आपसे कोई पूछे कैटलिस्ट होता है ना तो कहोगे उत्प्रेरक याद है सबको? आज याद करो। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। ये मत करना ये बढ़ा देते हैं, घटा भी सकते हैं। तो माने उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे सकते हैं। जैसे उदाहरण में ले लो, का ले लो, नाइट्रोजन ले लो, पुदीना एकदम फेमस है खेल। नाइट्रोजन ले लो, चला ऐसे मिला लो। यफी, क्या मिला लो? देखो जो यफी है ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ठीक है, यफी किसका कार्य कर रहा है? देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलाए, अमोनिया तो बन रहा है, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के द्वारा अमोनिया धीरे धीरे बन रहा था, लेकिन जब आप यफी मिला दिए तो बहुत तेज़ी के साथ बनेगा। अमोनिया का होगा बहुत तेज़ी के साथ बनता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला देंगे तो यफी की उपस्थिति में अमोनिया बहुत तेज़ी के साथ बनता है। तो यफी जो होगा उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ठीक है, आप पढ़े थे सब लोग। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। अब उत्प्रेरक के प्रकार आप पढ़े थे। प्रकार में जो पहला था आपका सममांगी उत्प्रेरक। बिना कॉपी देखे हुए बताना है, बिना कॉपी देखे हुए बताना है आपको। सममांगी उत्प्रेरक, देखो जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में हो, चाहे ठोस में हो, चाहे द्रव में हो, चाहे गैस में हो, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में होते हैं तो उसी को कहते हैं सममांगी उत्प्रेरक। उस पदार्थ को कहते हैं सममांगी उत्प्रेरक और इस क्रिया को कहते हैं सममांगी उत्प्रेरण। याद हुआ कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में हो तो उसी को कहा जाता है क्या चीज, सममांगी उत्प्रेरक। उदाहरण याद है? का बोला? सल्फर डाइऑक्साइड प्लस का ले लो ऑक्सीजन, और यहाँ पर ले लो उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड, तो बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। है उत्पाद है अभिकारक। तो सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैस अवस्था में, ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में, नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस अवस्था में, और यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का है, अभिकारक है। का है? अभिकारक है। हाई का है? उत्प्रेरक है। ये भी किस अवस्था में? गैस अवस्था में। ये भी किस अवस्था में? गैस अवस्था में। याद करो, देखो एकदम सिंपल था कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में हो तो इसी को क्या कहा जाता है, सममांगी उत्प्रेरक। याद हुआ कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में होते हैं तो हम इसे सममांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तीसरा पढ़े थे, याद करिए, विषमांगी उत्प्रेरण। तो अब जब समांगी में हम लोग बात किए थे तो विषमांगी में क्या होंगे कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों का होते हैं, अलग अलग होते हैं। उत्प्रेरक, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग अवस्था में हो, यहाँ पर एफी मिला दीजिए। तो दोनों उतना खाते तू लोग। तो क्या हो गया भाई? देखो गैस, नाइट्रोजन गैस अवस्था में होता है ना, हाइड्रोजन गैस अवस्था में होता है, लेकिन लोहा तो ठोस होता है। लोहा किस में होता है? ठोस में। तो वही कहें कि जब अभिकारक, ये अभिकारक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, अभिकारक है। हाई का है? लोहा। ये किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। वही तो कहें कि विषमांगी माने अलग अलग, कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग अवस्था में होते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? विषमांगी। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग अवस्था में होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत है? मिटा दे इसको। हाँ सुनो, आगे बढ़ते हैं। ए बाबू आकाश, देख लेना, समझ में आ रहा है ना? धनात्मक, धनात्मक, तुम्हारा भी छूटा था, देख लेना, आप लोग को जल्दी से नोट कर लेना।
उत्प्रेरण एमर धनात्मक मतलब का भाई? धनात्मक मतलब बढ़ना। जब बढ़ी तो धनात्मक आ घटी तो सुनो तनी कहानी सुनो। का लेला चलिए हमने एफ ले लिया। तो पहले बात सुनो, कहोगे जब उत्प्रेरक कौन? उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया को वेग को क्या करता है? बढ़ा देता है, तो उसे धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। मतलब इस पदार्थ को धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे और इस क्रिया को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। अगर खाली नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला दोगे तो अमोनिया बनेगा धीरे धीरे। याद है? नाइट्रोजन ले लो और क्या ले लो? हाइड्रोजन। हम एक पुदीना कह रहे हो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ले लो। तो खाली अगर एफ ही नहीं मिलाते हो तो अमोनिया धीरे धीरे बनेगा ना, बनेगा धीरे धीरे। अगर एफ ही मिला दिए तो बड़ी तेजी के साथ बनेगा। एफ ही किसका काम कर रहा है? उत्प्रेरक का। और कौन उत्प्रेरक? धनात्मक उत्प्रेरक। क्यों धनात्मक? तो माने उत्प्रेरक जब उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? बढ़ा देता है। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, उसी को हम लोग कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। और एफ ही जो होगा वह धनात्मक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब मिल करके अमोनिया बना रहे हैं तो बहुत तेजी से बनवाने का कार्य कर रहा है। कोई दिक्कत? नो बाबा नो, कोई दिक्कत नहीं। आइए ऋणात्मक, अब वो कह रहा उल्टा हो जाएगा, घटा देता है। वर्षा रे मेघा मेघा वर्षा रे मेघा, और जब तो वर्षा तो निकल गया घेगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक है। जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया का वेग को कम कर देता है। सिंपल। जब उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया का वेग को क्या करता है? कम कर देता है। सुना रहे ना? तो उसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे उदाहरण में क्या लोगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आई में लिया जाएगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटेगा। हाई जानते रहूँ हैंगा छोड़ दे खाली एक है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के तो धीरे धीरे हाइड्रोजन तेजी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटेगा। लेकिन जब ग्लिसरीन में मिला दिया जाला तो गड़बड़ हो जाला। क्या हो जाला मालूम है? जब ग्लिसरीन में मिला तो धीरे धीरे टूटता। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जब कोई पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग को कम कर देता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक। ये तो पढ़ लिए थे का हम लोग? छुआ नंबर पढ़ लिए थे का? उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक ये भी पढ़ लिए थे आप? सर जी पांचवा है। तो आप लोग छोड़ दिए का? अच्छा हाँ, तरीके तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अब आइए उत्प्रेरक वर्धक। वर्धक 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 मतलब क्या होता है? जो उत्प्रेरक के क्रिया को बढ़ा देता है। जैसे पहले उदाहरण समझो तो, जैसे हमने क्या लिया? हाइड्रोजन लिया, नाइट्रोजन लिया, एफ ही मिला दिया, अब बन गया क्या? अमोनिया। और में मिला दिया मोलिब्डेनम। तो सुनो, हाई होगा उत्प्रेरक, हाई होगा वर्धक। ठीक है? तो उत्प्रेरक वर्धक अगर कोई आपसे पूछे तो कह देना कि उत्प्रेरक वर्धक का मतलब ये हुआ कि वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। वे पदार्थ है, ये पदार्थ है, ठीक बनो, वो वर्धक के रूप में काम करता है। वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है? बढ़ा देता है। पहले धीरे धीरे बनवा रहा था ही, अब भाई डाल दिया गया तो तेजी से ही बनवा दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। मान वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है? बढ़ा देता है, तो उसी को कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक। आज आपको छुआ आपको बता रहे हैं। अब आपको यहाँ से सब लोग को लिखना होगा शायद। कितना हम लोग पढ़े थे? 6 नंबर। उत्प्रेरक 20, उत्प्रेरक 20 6-7 प्रकार का होला। मन मुख्य रूप से होता है, तो मैं जोड़ लो क्या करना। हाँ सुनो तो ध्यान से। जब उत्प्रेरक वर्धक में ही कह रहे कि वे पदार्थ जो उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है? बढ़ा देता है, तो उसे उत्प्रेरक वर्धक कहते हैं। और जब उत्प्रेरक 20 कही तो वे पदार्थ
जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है? कम कर देता है यार। कम 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 20 20 का मतलब क्या भाई? कम। 20 माने कम। तुम्हारे अंदर रक्त है, सांप काटता है, काटने के बाद रक्त की कमी होने लगती है, रक्त में टॉक्सिन नामक जो जहरीला पदार्थ होता है बनने लगता है, उसके बाद रक्त थका होने लगता है, और थका होने के बाद राम राम सत्य है सबका यही गत्य होने लगता है। तो लिखो वह पदार्थ जो पुदीना को तेजी से फैलने से रोकता है, वह पदार्थ जो उत्प्रेरक के क्रियाशीलता को यह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देता है, तो उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। उत्प्रेरक विष कहते हैं। अच्छा, कोई अवतार नहीं रखा है किसी खरीदो? अब आ गया होगा शायद नया। वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करता है? कम कर देता है, तो उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनिया बन गया अमोनिया, या फिर है में निकला कोबाल्ट। क्या निकला? कोबाल्ट विष के रूप में काम करे। तो उत्प्रेरक विष अगर आपसे कोई पूछता है तो एक लाइन का है, आपका कह सकते हुए पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को क्या करता है? कम कर देता है, तो उसे हम लोग उत्प्रेरक विष कहते हैं। आ गया? चला अगला हरी बनाओ। स्व उत्प्रेरक हाँ, तो लिखे इसमें 7 नंबर स्व उत्प्रेरक लिख लो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। उसे बहुत सारा उदाहरण है। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। CH3COOH प्लस क्रिया करा दो तो बनता है CH3CH2OH। ठीक है। H2O मिला यहाँ दिखाते हैं ना कि निकलवा CH3CH2OH ये गया O2 बच रहा है ना, या O2 निकाल देना। तो ये जो बनता है ना, ये स्वयं उत्प्रेरक का काम करता है। इसी को कहते हैं हम लोग स्व उत्प्रेरक। तो नहीं, आप आराम से याद करिए। स्व उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना जो उत्पाद होता है वह स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्व उत्प्रेरक। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का काम करने लगता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक कहते हैं। याद करो सब लोग, मत भूलना इसको। याद हुआ सबको स्व उत्प्रेरक के बारे में? चलो अगला आपका हेडिंग है किताब में काची का है भैया। हाँ, विषमांगी उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत।
समझ रहे हो? आज यही पढ़ना है, विषमांगी उत्प्रेरक का अधिशोषण सिद्धांत। मिटाएं इसको। अपने आप को याद कर लीजिएगा सब लोग। कोई आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में? विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत की बात हो रही है तो पहले तो आप बताइए मुझे, विषमांगी अधिशोषण कहते किसे हैं? याद करो, बताओ मुझे, किसे कहते हैं विषमांगी अधिशोषण? यार, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों क्या होते हैं? अलग अलग अवस्था में होते हैं। जब वह उत्प्रेरण या अधिशोषण, ठीक है। अभी आपको बताया गया है ना कि देखो, हम आपको बताते थोड़ा सा। अधिशोषण में पढ़े हैं ना एक चीज इस तरीके से, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल। ये बात मत करो, बिल्कुल बात मत करो। इसको हम लोग कहते हैं अधिशोषक। आपको पढ़ाया गया था कि कोई पृष्ठ है, जैसा हाथ है, तो हाथ को हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषक। इसके ऊपर कोई कण आकर के गिर गया, चिपक गया, तो जो कण आता है उसको अधिशोष से कहते हैं। अचानक क्रिया से आकर चिपका है, उसको क्या कहते हैं? पहले तो इसको जानो, अधिशोषण की बात कर रहे हैं। अधिशोषण का मतलब होता है कि अधिशोषक के ऊपर जब कोई कण आकर चिपकता है तो उसको क्या कहते हैं? अधिशोषण। तब इसकी बात समझो। विषमांगी उत्प्रेरक में किसी में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों किस अवस्था में होता है? अलग अलग अवस्था में। थोड़ा मैं आपको देख रहा हूँ किताब से, तनी आप किताब से भी देखा करिए। देखो, लिखा है कि यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि को स्पष्ट करता है। जो सिद्धांत पढ़ने के लिए जा रहे हैं वह विषमांगी जो उत्प्रेरण होगा इसके बारे में वर्णन करता है। प्राचीन सिद्धांत जो कि उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत कहलाता था के अनुसार गैसीय प्रावस्था या विलयन में अभिक्रियक ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं। पृष्ठ पर अभिक्रियाकों की सांद्रता में वृद्धि अधिशोषण की दर को बढ़ा देता है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अतः अधिशोषण की ऊष्मा अभिक्रिया के दर को बढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा गया, उत्प्रेरण क्रिया की मध्यवर्ती यौगिक के बनने के पदों में वर्णित किया जा सकता है, जिनका सिद्धांत आप पूर्व में ही खंड 4.1 में पढ़ चुके हैं। आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत मध्यवर्ती यौगिक निर्माण सिद्धांत या प्राचीन अधिशोषण सिद्धांत का संयोजन है। उत्प्रेरण क्रिया उत्प्रेरक की सतह पर केंद्रित होती है। क्रिया विधि में 5 पद सम्मिलित होते हैं। पहला देखो, पद ही कह रहा है कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रियाकों का विसरण। उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रियाकों की माने, देखो इसमें क्या कहोगे? देखो, पहली कहना कि जो माने ये विषमांगी उत्प्रेरण को व्याख्या करता है। दूसरा इसमें बात कहना कि जब अधिशोषक जानते वाले जो पृष्ठ होता है जिसके ऊपर अधिशोषक का कण आकर क्या होता है? चिपकता है। इसमें आप कहे थे कि जब अधिशोषक का क्षेत्रफल हम लोग बढ़ाते हैं, याद है ना? जब क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की क्रिया भी क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब अधिशोष की सांद्रता बढ़ाते हैं, माने जो कण डाल रहे हैं उसकी मात्रा भी बढ़ाएंगे, तब भी अधिशोषण की क्रिया क्या होती है? बढ़ जाती है। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा इसमें लिख लो, यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इसमें अधिशोषक के सतह पर अधिशोष्य के कण आकर आकर्षित होते हैं। अधिशोष्य के कण
आकर आकर्षित होते हैं, आकर आकर्षित होते हैं। आगे लिख देना कि जब अधिशोषक की क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की क्रिया भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये सब आपको याद करना है, सब पढ़े हैं आप। अधिशोषण की क्रिया बढ़ जाती है और जब अधिशोष्य की सांद्रता बढ़ाते हैं, सांद्रता बढ़ाते हैं तब भी अधिशोषण की क्रिया बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। जल्दी नोट कर लो इसको, तो इसको समझाना है। अधिशोषक का मतलब होता है वह पृष्ठ जिस पर कोई कण आकर क्या होता है, चिपकता है। ठीक है। और अधिशोष्य का मतलब होता है कि जो कण आकर चिपकेगा। समझ रहे हैं ना? ये सब आपको याद होना चाहिए। आपसे कोई पूछे आप इसको बताएंगे, जरूर आप याद रखेंगे। जो विषमांगी उत्प्रेरण का जो अधिशोषण का सिद्धांत होता है, इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो ये सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इसमें अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक का मतलब होता है कि ये वाला जो पृष्ठ आप देख रहे हैं, ये पृष्ठ, इस पृष्ठ को हम लोग कहते हैं अधिशोषक। और जो कण आकर के बाहर से चिपकेंगे इसके ऊपर, इसको अधिशोष्य कहते हैं। आप सभी लोग इसको याद रखें। और आप सभी लोग जानते होंगे कि जब इसकी सांद्रता बढ़ाते हैं, माने बाहर से जो अधिशोष्य आ रहा है, इसकी मात्रा जब हम लोग बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की क्रिया भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब इसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, जो अधिशोषक देख रहे हैं, तब भी अधिशोषण की क्रिया क्या होती है। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक और टॉपिक आता है जिसका नाम आप देखिए लिखा गया होगा, ठोस उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषताएं या गुण। आइए ये बात वैसा भी याद करते रहना तुम लोग। आने वाला टाइम में आप जैसे जानते होंगे, सरकार ने बड़ी ही टाइट व्यवस्था किया है। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, उत्प्रेरक के बारे में पढ़ना है। ठोस उत्प्रेरक मतलब जानते हो, बताओ। अभी आप लोहा ले रहे थे ना, लोहा, अरे इसका सबसे बढ़िया वो एग्जाम्पल होगा लोहा। ठोस उत्प्रेरक की मुख्य विशेषताएं। और समझो कि आज का टॉपिक में लोहा ही ले लो, इसमें सबसे बात हम बताते हैं आपको लोहा के बारे में। आप क्या बता सकते हैं, देखिए ठोस उत्प्रेरक की विशेषता। पहला आपका लिखा है सक्रियता। पहला क्या लिखा है, सक्रियता। तो देखो सक्रियता, इसका मतलब होता क्या है। सक्रियता का मतलब, अगर आपसे कोई पूछे, सक्रियता का मतलब होता है अभिक्रिया। समझ रहे हो? सक्रियता का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया। तो देखो हम बताते हैं कि कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और डिपेंड करता है किस प्रकार के उत्प्रेरक आप यूज किए। सक्रियता का मतलब ये होता है, सक्रियता का मतलब होता है अभिक्रिया कितना तेज हो रही है या कितना धीमा हो रहा है। सक्रियता का मतलब होता है अभिक्रिया के बारे में कि उसकी रफ्तार कितनी है, उसकी कमी कितनी है, इसके बारे में बताता है। जैसे आप एफ यूज कर रहे थे, एफ ठोस उत्प्रेरक का सबसे शानदार एग्जाम्पल है। एफ जब यूज करे थे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिए थे, क्रिया कराया था, अमोनिया बन रहा था। तो एफ क्या कर रहा था, अभिक्रिया के वेग को
पढ़ा दे रहा था ना, तो इसी को सक्रियता कहा जाता है। पहले सक्रियता शब्द ही समझ लीजिए। तो सक्रियता का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ा, कोई उत्प्रेरक ने किस माने क्षमता तक बढ़ाया, किस सीमा तक बढ़ाया, उसी को सक्रियता कहा जाता है। तो लिखो, लिख लेना कि ठोस उत्प्रेरक की यह विशेषता होती है कि, तो आप सब लोग अच्छा से पढ़िए, ये विशेषता होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है, घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, परिवर्तित कर सकता है, जिसे सक्रियता कहते हैं, जिसे सक्रियता कहते हैं। मत भूलना इसको। कितना होगा वेग बढ़ा सकता है, ठोस उत्प्रेरक के अंदर गुण होता है। आप से कोई पूछेगा तो बता सकते हैं। नाइट्रोजन ले लें, हाइड्रोजन ले लें, हम इसमें Fe मिला लें तो अमोनिया बन गया। 3 से मल्टीप्लाई मार, नाइट्रोजन हाइड्रोजन Fe ले लें तो Fe जो होगा इसके वेग को क्या करता है, बढ़ा देता है। एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये भी आप देख रहे हैं। माने आप याद रखिएगा कि वर्ग 7 से लेकर 9 तक के जितने भी तत्व होते हैं उसकी सक्रियता दर्शाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। समझ रहे हैं? देख लेना कि नोट में कि वर्ग 7 में कौन कौन तत्व आते हैं, याद है? वर्ग 7 में सभी डी मिला के तत्व हैं। आपको याद है ना कि वर्ग 3 से लेकर के, याद करो, आज वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के जितने भी तत्व होते हैं सब डी ब्लॉक में। आज याद रखना, डी ब्लॉक में ही जो तत्व होते हैं उसी का अधिकतर उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। डी ब्लॉक लोहा तो डी ब्लॉक में, प्लेटिनम आपका लिखा हुआ भी डी ब्लॉक में। अधिकतर डी ब्लॉक में जो तत्व होते हैं उसी को उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है। हालाँकि इसके बाद से तुम्हारा धातु का निष्कर्षण है, उसके बाद से वही पाठ आपका आएगा। सबसे खराब चैप्टर धातु का निष्कर्षण है। नहीं तो पिछला साल हटाया था, हाँ, अब उसमें आज जांच करेंगे न्यू सिलेबस में, तो पिछला साल तो पूरा का पूरा काट के हटा दिया सर इसका। चलो, अगर हटा दिया होगा तो सही रहेगा, अब उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आइए, तो क्या कहोगे नोट में कि वर्ग 7 से 9 तक के तत्व सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं, सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों जन वर्ग देख रहे हो ना, 7 और 9, ये डी ब्लॉक में ही आता है। समझ रहे हो? 7 से 9 तो मैं 8 भी तो आ जाएगा। अब वर्णात्मकता क्या होता है, अब जब याद रखेंगे चलें। एक देखो आपके किताब में दूसरा हेडिंग है, बड़ा मजेदार टॉपिक आज कल आप पढ़ रहे हैं। चलिए आज का लास्ट टॉपिक भी रहेगा ये वर्णात्मकता। इसी को हम लोग कहते हैं। देखिए एक बार बोर्ड के पेपर में आया था ये क्वेश्चन, आप जाइए जा करके नीट में पढ़ते हैं, जाकर देखिए नीट में चाहे IIT में सब किताबें से NCERT का ही क्वेश्चन आता है, लेकिन कहाँ है ना हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन बन जाता है, बहुत विकल्पी टाइप के। वर्णात्मक पढ़ेगा तो 200 क्वेश्चन बन जाएगा। जान वर्णात्मकता या चयनात्मकता का मतलब क्या होता है, ये माने ये भी एक ठोस उत्प्रेरक की विशेषता होती है जो बताता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दिशा के बारे में बताता है, किस दिशा में जा रहा है। ये रासायनिक अभिक्रिया की दिशा के बारे में क्या करता है, बताता है। तो लिख लो, किसी
उत्प्रेरक की वर्णात्मकता उसकी रासायनिक अभिक्रिया के जो लिखे बता लिखे उसकी रासायनिक अभिक्रिया के दिशा के बारे में बताता है, दिशा के बारे में बताता है तथा एक ही अभिकारक से केवल उत्प्रेरक बदलकर अलग अलग उत्पाद बनाया जा सकता है, अलग अलग उत्पाद बनाया जा सकता है केवल का बदल करके, उत्प्रेरक बदल करके। अब देखो तुमसे बताते हैं तुम लोगों को क्या नीट में क्वेश्चन पूछता है, हैंगा पूछा है। चलो बच्चों कहेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास है, हाइड्रोजन हमारे पास है और यहाँ पर 3 आपका दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर कह दिया कि मीथेन बन गया प्लस जल बन गया। अब उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। कितने ऑप्शन दे देगा? 4। उसमें दे सकता है मान लो कि दे देगा निकिल, कॉपर, जिंक ऑक्साइड दे देगा, केवल कॉपर दे देगा। तो आपको जानते हैं यहाँ पर प्लेटिनम लिखा है, देख रहे हैं ना प्लेटिनम। तो वो 4 ऑप्शन में प्लेटिनम सही होगा, उस पर टिक लगाना है। लेकिन इसके लिए बाप रे बाप में लगता है तनी अंतर बा, अभिकारक हुए बा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, अब बनल बा मीथेन और जल। लेकिन इनमें कहा है प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, प्लेटिनम आपको सही लगाना। एक है देखो दूसरा का कार्बन मोनोऑक्साइड बा, आज में हाइड्रोजन गैस वही में बा, ठीक बा। अभी जब उत्प्रेरक चेंज हो गई, खाली उत्प्रेरक चेंज हो गई, आगे काम निकला गया कॉपर या जिंक ऑक्साइड, कॉपर या जिंक ऑक्साइड। तब यहाँ पर देखो क्या बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया, मेथिल एल्कोहल। CH3OH को कहता है मेथिल एल्कोहल, नाम भी आप लिख लेंगे। अब बताओ जरा सोचो कि हमें इसके लिए कितना पढ़ाई करना पड़ेगा कि क्या नहीं याद रही कि जब मीथेन बनी और जल बनेगा तो उसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे। मैंने ज़बरदस्त तैयारी करना पड़ेगा तब। अगर वह अभिकारक वाले की उत्प्रेरक चेंज हो गई, जिंक ऑक्साइड या कॉपर का यूज कर दिए तो देखिए मेथिल एल्कोहल बन गया। तीसरा में फिर वही है कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, लेकिन अब यहाँ पर आप क्या केवल किसका यूज कर रहे हैं? कॉपर का। तो तब बन रहा है आपका फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, एक मेथेनॉल कहते हैं, या फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये आपका है वर्णात्मक। मैंने देखो अभिकारक सब एक ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन। लेकिन इसमें जब उत्प्रेरक आप चेंज कर दिए निकिल, तो निकिल लिखिए, हटा दीजिए निकिल लिखिए। सब समझे कि जितना है निकिल भाई ये डी वाला के तत्व, कॉपर भी डी वाला के तत्व, जिंक भी डी वाला के तत्व, ऑक्साइड जुड़ा है, कॉपर भी है भी डी वाला के तत्व। तो वही होता है वर्णात्मक, माने अभिकारक एक ही होता है, लेकिन उत्पाद बदल देते हैं। तब जब उत्प्रेरक बदल देते हैं तो अभिकारक भी क्या होता है, बदल देते, उत्पाद भी बदल जाता है। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा जियोलाइट का आकार, वर्णात्मक उत्प्रेरक, अच्छा टॉपिक। एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। ये बायोलॉजी का टॉपिक है एंजाइम उत्प्रेरक, ठीक है। पूरा आप 11 में पढ़े थे, याद भी होगा, नहीं पढ़ाएगा तभी काम चल सकता है। उसके बाद से एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। उसके बाद से कोलाइड वगैरह जो होगा कल आपको पढ़ाया जाएगा। कोलाइड भी आप 9 में पढ़ने होंगे, कम भी पढ़ाया जाएगा तभी आपको याद होगा 9 का पूरा पढ़ाई। चलिए फिजिक्स के पास कुछ पूछना है तो पूछो।